आप देख रहे हैं जनप्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशनी। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढा दी गई। ये एक सामान्य आपराधिक घटना नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि ये 500 साल पुरानी इमारत थी जिसकी सुरक्षा राज्य सरकार के भरोसेमंद हाथों में थी। उस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। ये हमारे देश में कानून और संवैधानिक प्रक्रिया के शासन में विश्वास जगा देने वाला प्रभाव था। चार्जशीट को पढ़ने से ये स्पष्ट होता है कि ये काम महीनों से संगठित राजनीतिक लोगों के नेतृत्व में संगठित भीड़ द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया था और वही लोग बाद में सरकार और राजनीति के बहुत ऊंचे पद पर जा बैठे। केस FIR 6 दिसंबर को लाखों कार सेवकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसमें किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थान को नुकसान पहुंचाने और दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, लूटपाट, कब्रिस्तान पर अतिक्रमण करना और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले अपराध के आरोप लगाए गए थे। उसी दिन लगभग उसी समय एक और FIR लाल कृष्ण आडवाणी, गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, साधु ततम्बरा और विष्णु डालमिया समेत 8 लोगों के खिलाफ IPS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन दोनों FIR के अलावा संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध करने के लिए लगभग 97 और FIR दर्ज की गई थी। अंत में FIR 197 को CBI को 13 दिसंबर 1992 को सौंप दिया गया। FIR 1998 CIG के पास रही, लेकिन बाद में 26 अगस्त 1993 को 47 लोग FIR के साथ यहाँ जांच भी CBI को सौंप दी गई। तदनुसार सभी 49 मामलों को CBI को सौंपा गया था। CBI ने 4 अक्टूबर 1993 को एक संयुक्त चार्जशीट और 10 जनवरी 1996 को एक पूरक चार्जशीट तैयार की। 9 सितंबर 1993 को राज्य सरकार ने सभी मामलों की परीक्षण के लिए लखनऊ के विशेष अदालत बनाने की अधिसूचना जारी की, लेकिन अधिसूचना में मामलों की अनुसूची के केवल 197 का उल्लेख किया था। ये कृति राज्य सरकार की एक जानबूझकर कराई हो सकती है। अभियुक्तों के लिए एक वरदान साबित हुई। ट्रायल कोर्ट ने ललितपुर से रायबरेली से लखनऊ की एक यात्रा जारी की। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसे सुलझाया ताकि लखनऊ की एक अदालत के समक्ष संयुक्त मुकदमे का मार्ग प्रशस्त किया जा सके, ताकि मुकदमे का निष्कर्म निकाला जा सके। और अब हमारे पास अंतिम निर्णय है। चार्जशीट मूल रूप से 49 आरोपियों की चार्जशीट किया गया था। पिछले 28 वर्षों के दौरान 17 आरोपी मर गए और 32 बच गए। इस अदालत के समक्ष मामलों में 351 गवाह प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें सभी की गवाह नहीं हो पाए। आरोप पत्र में कहा गया कि विवादित ढांचे के विध्वंस की साजिश सफल हो। ऐसे में विध्वंस को पूर्वाभ्यास करने के लिए कार सेवकों का एक सुव्यवस्थित अभ्यास सत्र आयोजित किया गया था और इसका परिचालन नियंत्रण वास्तव में रमेश प्रताप सिंह निगरानी में हुआ था। 5 दिसंबर को विनय कटारिया ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि कार सेवा का मतलब भजन और कीर्तन नहीं है। साथ ही यूपी की सरकार ने मस्जिद की सुरक्षा के लिए पक्का आश्वासन दिया था। सबूत के आधार पर आरोप पत्र में कहा गया कि आपराधिक साजिश की योजना के अनुसार अंतिम चरण 6/12/1962 के लिए निर्धारित किया गया था। ये भी कहा गया है कि लाल कृष्ण आडवाणी व विवादित ढांचे की निकटता में कुछ समय पहले उनके द्वारा अनुमानित अन्य तत्वों के बीच विवादित स्थल के वास्तविक ध्वंस पर भी जोर दिया गया था कि 6 दिसंबर कार सेवकों और कार सेवा का अंतिम दिन होगा। चार्जशीट में ये भी दर्ज है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने एक अन्य सह-अभियुक्त यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सलाह दी कि वे तब तक इस्तीफा ना दे जब तक विवादित ढांचे का विध्वंस पूरा ना हो जाए। आपराधिक साजिश की सहायता के लिए विवादित स्थल पर अपर्याप्त बल तैनात किया गया था और अपर्याप्त बल की तैनात राजनीति और जानबूझकर की गई थी, जो अपराध को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करता था। वहीं श्री कल्याण सिंह ने ये कहते हुए कि इससे पूरी यूपी और देश में हिस्सा होगा, बलपूर्वक विध्वंस को रोकने के लिए बल प्रयोग करने की अनुमति नहीं देने से इनकार कर दिया। 5 घंटे तक तोड़फोड़ चली, मीडिया कर्मियों पर हमला किया गया
और उन्हें घायल कर दिया गया। उनके कैमरे, नोटबुक आदि छीन लिए गए। साध्वी त्रतम्बरा और उमा भारती ने आरोपी कार सेवकों को विध्वंस के लिए उकसाया और अपील की। एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो का नारा लगाया गया। उमा भारती ने चिल्लाकर कहा कि मस्जिद गिराओ, मंदिर बनाओ। आचार्य धर्मदेव ने एक ईंट प्रसाद के तौर पर ले जाओ कहकर कार सेवकों को उकसाया और प्रोत्साहित किया। विध्वंस के तुरंत बाद जय बुधवान गोयल ने स्वीकार किया कि वो और मोरेश्वर सावे विध्वंस की कमान संभाले हुए थे। कई पन्नों की चार्जशीट में उनकी जांच और साक्ष्य संग्रह के आधार पर ऐसे बनाए दिए हैं। अदालत के समक्ष हजारों पुष्टों के मौखिक साक्ष्य दर्ज किए गए हैं जो बताते हैं कि इस पूरे विध्वंस की योजना कैसे बनाई गई थी। लगातार गवाहों के बाद गवाहों ने अदालत में एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो के बारे में गवाही दी। यदि हम अदालत के फैसले पर नजर डालते हैं तो हमारे देश में प्रीमियर जांच एजेंसी की चार्जशीट के पास कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है, जिसका अर्थ ये है कि आरोप निराधार है। यदि ऐसा है तो हमें स्वीकार करना चाहिए हम जांच और अभियोजना प्रणाली में शायद ही कोई विश्वसनीयता बाकी रह गई है। यदि ऐसा है तो हमें स्वीकार करना चाहिए हम जांच और अभियोजना प्रणाली में शायद ही कोई विश्वसनीयता बाकी नहीं बची है। यदि नहीं तो जांच और अभियोजना में शामिल मुद्दों के आधार पर बाहरी एजेंसियों के सख्त विनियामक नियंत्रण वाले मुद्दों पर आधारित है। नतीजतन हम उचित आश्वासन के साथ कह सकते हैं कि नियम, कानून, सत्ता और नियंत्रण में बैठे लोगों की दया पर है। बहुत पहले नहीं, इस न्यायिक प्रक्रिया ने देखा है कि इसी तरह की एक अदालत ने ही पूर्व प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया था और बाद में उच्च न्यायालय ने कोई विश्वसनीयता सबूत नहीं बताते हुए उन्हें आरोप में क्लीन चिट दे दी थी। आज हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या न्याय प्रणाली संवैधानिक मापदंडों को बरकरार रख रही है। दंड प्रक्रिया संहिता और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ललिता कुमारी मामले में ये कहा गया है कि एक बार किसी का संक्षेप अपराध होने की सूचना के साथ पुलिस के संपर्क करना पड़ता है। पुलिस को मामला दर्ज करना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। देश भर में हमने पुलिस अधिकारियों को एफआईआर में संक्षेप अपराध से संबंधित कई शिकायतों को दर्ज नहीं करके दैनिक आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना करते देखा गया है। एक पीड़ित व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं तो अदालत एफआईआर न दर्ज करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए संबंधित पुलिस को उदारत पूर्वक समय देती है। आधार पर मुद्दों को अधरहीन बन जाता है। इसी तरह के कई मामलों में एक ही जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित किए गए सबूत पूरी प्रक्रिया को वास्तव में सार्थक बनाते हैं। हालांकि जब ये संवेदनशील मुद्दों पर आता है तो जांच एजेंसियों के दोषी को नजरअंदाज कर दिया जाता है और मामलों के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर मामलों को उच्च न्यायालय सिद्धांतों तक सीमित रख दिया जाता है। विध्वंस की घटना के लिए राष्ट्रीय शर्म को सुधारने के लिए एक मौका था। हालांकि अब हम देखते हैं कि अदालत की प्रक्रिया में क्या हुआ है। ये सभी बुरे हुए आरोपी फैसले का जश्न मना रहे हैं। ये फैसला किसी भी तर्क और कारणों से बाहर करने की तुलना में संदेह पैदा करने का बड़ा कारण है। अभी के लिए इतना ही। आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और बने रहिए चैनल के साथ।